Yes, good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you are doing well. In the previous lecture, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बेसिकली रिगार्डिंग रोटेशन का कंप्लीट किया मेनली, एंड रोटेशन के अंदर काफी सारे नए पॉइंट्स थे जो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल हुए. एंड रोटेशन इज बेसिकली नॉट एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी, क्लियर. एंड रोटेशन का कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने जो रीड आउट किया, कुछ थ्रेशोल्ड गिवन थी, प्लस लिस्टेड कंपनी के ऊपर तो मैंडेटरी ही है कि आपको जो अपना ऑडिटर है वो आफ्टर द टर्म हमने दो पढ़ी. इंडिविजुअल के केस में जो टर्म होती है वो कितनी होती है, 5 years. एंड पार्टनरशिप फर्म को अगर आप अपॉइंट कर रहे हो तो 2 terms ऑफ 5 years. दैट मींस सर ये टर्म कंप्लीट होने के बाद आपको जो अपना ऑडिटर है वो क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा. वही सेम पर्सन, वही सेम पार्टनर या फर्म आपकी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती, इन सिंपल वर्ड्स, क्लियर. देन हमने कुछ रिलेशंस यहां पे रीड आउट किए कि बेसिकली सर जो आउटगोइंग फर्म है या आउटगोइंग पार्टनर है और अगर इनकमिंग पार्टनर जो प्रपोज्ड ऑडिटर है जिसको तुम रखना चाहते हो, अगर इनके बीच में किसी तरह की कोई एसोसिएशन है, किसी तरह का कोई रिलेशन है, एंड रिलेशन को आपने एक्सप्लेन किया सर अगर कॉमन पार्टनर्स हैं आउटगोइंग फर्म एंड इनकमिंग फर्म के अंदर, या मे बी दोनों जो फर्म है वो कॉमन नेटवर्क के अंडर है, जिसको तुमने कहा कॉमन ब्रांड नेम के अंडर है, जैसे KPMG EY की एग्जांपल कल हमने ली थी, क्लियर. इन दैट केस एंड इवन सर आउटगोइंग पार्टनर या आउटगोइंग फर्म का कोई इंप्लॉय जिसने आपकी FS का क्या किया था, ऑडिट किया था, अगर वो इनकमिंग फर्म में क्या बन जाता है, इंप्लॉय बन जाता है या पार्ट बन जाता है, तो वो फर्म भी एलिजिबल नहीं होगी सर, उनको हम अपनी कंपनी के ऑडिट के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते, क्लियर. एंड रोटेशन में मेन कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने रीड आउट किया कि सर एग्जिस्टिंग कंपनीज में थोड़े नए पॉइंट्स आए. एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में हमने आपको जो जेस्टेशन पीरियड दिया, टाइम दिया, वो कितना दिया, 3 years. दैट मींस 3 years कंप्लीट होते ही वो जो फाइनेंशियल ईयर, जैसे आपने 3 years कौन से कहे थे, 14-15, 15-16 एंड 16-17. 16-17 की जो AGM होगी नेचुरली नेक्स्ट ईयर होगी ना, फाइनेंशियल ईयर 16-17 की जो AGM होगी, जो 30 सितंबर 2017 से पहले होनी चाहिए एज पर द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ AGM, क्लियर सर, वो मैंडेटरी है, आपको करवानी होगी. एंड वहां पे रोटेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा ही होगा. हमने मैक्सिमम टाइम आपको कितना दिया था, 3 साल. 3 साल से ऊपर आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है. तो कल आपने वो टाइम चार्ट के अकॉर्डिंग रीड आउट किया कि किनको बेनिफिट मिलेगा, किनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्लियर. तो लॉजिकली कितना एंड नॉर्मल एक्सटेंशन किनको मिल रही है सर. अगर इंडिविजुअल की बात करूं, जिनके 5 साल कंप्लीट हो चुके, सबसे बेनिफिट में वो रहेंगे क्योंकि 3 साल एक्स्ट्रा टाइम उनको मिल गया, क्लियर. जिनके 4 साल पहले कंप्लीट हो चुके, मेन पॉइंट इज जितना इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले टाइम निकल चुका, प्रीवियस टाइम भी बीच में क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा. सो उस अकॉर्डिंग टू इंक्लूडिंग द ट्रांजिशनल पीरियड, इसको 3 साल को क्या नाम दिया गया, ट्रांजिशनल पीरियड को इंक्लूड करके मैक्सिमम टेन्योर आपने फाइनल कर दी कि आपको और कितने साल मिलेंगे. लास्ट वर्ड इज सर रोटेशन जब आप करेंगे, लेट इट बी सर आपकी फर्म को इस बार उतारा जाएगा, आपकी टर्म कंप्लीट हो चुकी, तो नेक्स्ट रीअपॉइंटमेंट आपकी कब पॉसिबल है सर. पहली बात तो 5 साल का उस कंपनी के लिए, नॉट किसी कंपनी के लिए, सिर्फ उस कंपनी के लिए. मेरा 5 साल के लिए क्या है, कूलिंग पीरियड है. 5 साल मेरी अपॉइंटमेंट नहीं होगी, आफ्टर 5 years वो मुझे दोबारा क्या कर सकते हैं, रीअपॉइंट कर सकते हैं. सो दिस इज द ब्रेक विच इज कॉन्टिन्यूअस इन ईयर्स, नॉट अलग अलग वाइज. इकट्ठे 5 साल के लिए आपकी उस कंपनी में क्या है, ब्रेक है. 5 साल आपका क्या रहेगा, कूलिंग पीरियड रहेगा. चलिए नेक्स्ट ऑन हम अपने टॉपिक पे आते हैं आज के, जिसमें पॉइंट्स जो हमने शेयर करने हैं. आई थिंक सो फर्स्ट ऑडिटर का हमारा कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट पढ़िए जी सर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर. एंड आपको याद है स्टार्टिंग यूनिट जब हमने करा था तब आपको मैंने 2 तरह के ऑडिटर बताए थे, एक होता है फर्स्ट ऑडिटर और एक होता है सब्सीक्वेंट. सब्सीक्वेंट मतलब जो फर्स्ट AGM पे रखा जाए, जिसको
फर्स्ट एजीएम पे रखा जाएगा, दैट ऑडिटर इज कॉल्ड एज सब्सीक्वेंट ऑडिटर। एंड जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे रखा जाएगा, फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन रखा जाएगा, दैट ऑडिटर इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑडिटर। तो सर हमें ये क्लियर करें, फर्स्ट ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनी, क्योंकि आपको मैंने पहले कहा था 139 सबसेक्शन 1 एवरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में थोड़ा सा प्रोसीजर क्या है, अलग है। पढ़िए सर, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7। सबसे पहले पढ़िए जी, यहाँ पे दो केस आपको दिख रहे होंगे। सर पहला केस क्या है, द कंपनी इज अ, क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, मे बी पार्टली बाय सीजी, पार्टली बाय एसजी। इन सिंपल वर्ड्स, तुम गवर्नमेंट कंपनी हो, पहला केस। दूसरा, द कंपनी इज एनी अदर कंपनी, मतलब नॉर्मल कंपनी कोई। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट पढ़िए जी। सर पहले गवर्नमेंट कंपनी का रीड आउट करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा। एक वर्ड आप लोगों ने सुना था, कैग, कंट्रोलर, कंट्रोलर, क्या वर्ड है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जितने ऑडिट होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितने ऑडिट होते हैं, उनकी सारी की सारी मेन पावर, हेड पावर किसके पास होती है, कैग। क्लियर? इन शॉर्ट वर्ड्स, कैग। पढ़िए, द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा, कैग, विदिन, विदिन मेन चीज कितना, 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। सर अब थोड़ी सी फीलिंग आ रही है ना कि लिटरली वाकई में फर्स्ट ऑडिटर है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन से, जिस दिन तुम्हारी कंपनी बनी, इनकॉर्पोरेशन से 60 डेज के अंदर अंदर पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कैग की, कि कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर को क्या करो, अपॉइंट। क्लियर? नंबर 2, अब पढ़िए जी, इन केस, सर अगर कैग 60 डेज के अंदर अपॉइंट लेट इट बी नहीं कर पाए, किसी कारण कैग 60 डेज के अंदर ये अपॉइंटमेंट नहीं कर पाया, देन सेकेंडरी पावर किसके पास है, पढ़िए, इन केस CAG does not appoint the first auditor within the set period of 60 days, the board, next पावर किसके पास आती है, बोर्ड, shall appoint the first auditor within, क्या लिखा हुआ है, next 30, next 30 मतलब 60 प्लस क्या हो चुका, 30, 60 डेज पहले किसको दिए, अच्छा 60 डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। क्लियर? वहां से 60 डेज के अंदर अंदर आपको ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी थी कैग ने, बट कैग हो गया जी फेल, कैग अपॉइंट नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, बोर्ड की, कि बोर्ड ऑन टाइम क्या करे, इनको अपॉइंट करे। बट सर व्हाट इफ अगर बोर्ड भी ना कर पाया, सारे डिफॉल्टर इकट्ठे हो रखे। क्लियर? अब इन केस ऑफ फेलियर of the board to appoint the first auditor within the set period of 30 days, the board shall inform the, last authority तो किसके पास है, members, the board shall inform the members of the company who shall appoint the first auditor within कितने दिन, 60 days, और वो भी कहां पे, EGM। सर एक आप तो AGM वर्ड यूज कर रहे थे, एनुअल जनरल मीटिंग, बट सर वो तो एनुअली होती है ना, एनुअल जनरल मीटिंग तो कब होएगी, वो तो एनुअली होएगी, ये अपॉइंटमेंट तो कब करनी है, अभी करनी है, ये तो इमरजेंसी में बुलाई जा रही है स्पेशली। एंड जर्नल मीटिंग, याद रखना, जर्नल मीटिंग जो होती है वो होती ही किसकी है, मेंबर्स की। पहली बात, जैसे बोर्ड मीटिंग बोलते हो, बोर्ड मीटिंग किसकी होएगी, डायरेक्टर्स की। तो जर्नल मीटिंग जो होती है ना, एनुअल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, व्हाटएवर, एनुअल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेंबर्स की ही मीटिंग होती है। सर अब ये सीरियस मैटर है, आपको स्पेशली EGM कॉल करनी होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी होगी, एंड विद इन 60 डेज के अंदर अंदर मीटिंग बुलाओ, मीटिंग बुला के अपना फर्स्ट ऑडिटर क्या करो, अपॉइंट करो। क्लियर? इन सिंपल वर्ड्स अगर रिवीजन करें, 60 प्लस 30 प्लस 60, मतलब फर्स्ट 60 डेज ये किसके पास पावर थी, कैग, नेक्स्ट 30 डेज बोर्ड, एंड नेक्स्ट 60 डेज मेंबर्स, यहां पे लिख दे मेंबर्स एट EGM। आई थिंक सो नेक्स्ट पेज पे शायद बना भी हुआ चार्ट। yes, चलो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो। क्लियर? 60 ये क्या है, डेज। सर आपको याद होना चाहिए, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी 60 30 60। क्लियर? आगे चलो, इधर आ। सर नॉर्मल कंपनीज के केस में क्या है, पढ़िए, द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय, अच्छा अब यहां पे कौन आएगा, अब कैग थोड़ी आएगा, गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी है, नॉर्मल कंपनी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन कितने दिन,
30 days ऑफ द, कहां से, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी से अपॉइंटमेंट होनी क्या है, मैंडेटरी है, क्लियर। If the board fails to appoint within the 30 days from the registration of the company, the board shall inform the, किसको, members को, जो within 90 days at an EGM। तो यहाँ पे in short क्या वर्ड लिखेंगे, 30 plus 90। 30 किसके पास थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, डेज, 30 डेज कहां से, फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, स्टार्टिंग डेज फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, क्लियर। एंड नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है 90 डेज, ये किसके पास पावर थी, सर मेंबर्स के पास, और वो भी एट क्या, ईजीएम। ईजीएम का मीनिंग समझ में आया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कि मैं एजीएम की वेट नहीं कर सकता, कि मैं एजीएम की वेट नहीं कर सकता कि एनुअल, वैसे तो सर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, जो मैटर थे ये सारे किसमें होते हैं, एजीएम में होते हैं ना। बट सर ये तो फर्स्ट ऑडिटर है, इसको तो अपॉइंट करना मैंडेटरी है, और पहली पावर किसके पास थी, कैग के पास या बोर्ड के पास, ये तो काम कर नहीं पाए। अब हमें तो ख्याल रखना है, हमें तो कंपनी में अपॉइंटमेंट करवानी है, इसीलिए स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जा रही है। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी, अगर बोर्ड अपना काम टाइम से कर देता, मुझे ईजीएम बुलाने की क्या जरूरत, मेंबर्स को इतना काम करने की क्या जरूरत थी। फिर तो नेक्स्ट ईयर एजीएम में सीधा ही क्या करते, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, वो तो बाद के मैटर थे, वो तो नॉर्मल चलते ही हैं हमारे। सर ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बुलाई जा रही है। नेक्स्ट इज, आगे चलिए सर, एक टाइम फ्रेम दोबारा फिर आपको बता गया, यस, टेन्योर, मेन चीज, टेन्योर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। अच्छा, इसका टेन्योर क्या होगा, कब तक, फर्स्ट एजीएम, क्योंकि सर फर्स्ट एजीएम में हम एक पक्का सीए अपॉइंट करेंगे जो 5 साल, अगर फर्म हुई तो 10 साल के लिए क्या हो जाएगा, अपॉइंट हो जाएगा। बट सर इसका जो टेन्योर है, फर्स्ट ऑडिटर का जो टेन्योर है, ये फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट जैसे ही हमारी पहली एजीएम होगी, उसमें हम अपना नेक्स्ट ऑन जो सीए है वो प्रॉपरली क्या कर लेंगे, अपॉइंट। क्लियर। सो द फर्स्ट ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ, कब तक, फर्स्ट एजीएम। इसका टेन्योर खत्म। अब अगर ये काम अच्छा कर रहा है, अगर अच्छा कर रहा है, इसी को 5 साल के लिए रख लो, इसी को रख लो, हमें कोई इशू नहीं। हमने ये तो नहीं कहा कि इसको हम दोबारा रीअपॉइंट नहीं करेंगे, ये तो स्टार्टिंग थी, ये तो आगे 5 साल, क्योंकि तुम्हारी हमने क्या कहा था, जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन पे रखा गया वो टिल 6th एजीएम के कंक्लूजन तक चलेगा। और ये तो पहला साल था, इनकॉर्पोरेशन का ईयर था, तब हमने फर्स्ट ऑडिटर का कॉन्सेप्ट अलग कर। अब से तुम 1 साल हो चुका ना, इनकॉर्पोरेशन हो चुकी ना, ये कॉन्सेप्ट खत्म। आगे से जो भी ऑडिटर होगा वो कौन होगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर होगा। फर्स्ट वर्ड मतलब कंपनी का पहला ऑडिटर, जो इनकॉर्पोरेशन के ईयर में क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट इज डेफिनेशन of government company. Yes. Government company means any company in which not less than 51%. यहाँ पे लिख एट लीस्ट, नॉट लेस देन का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 51%, और यहाँ पे मेंशन्ड है 51। जैसे एक होल्डिंग वर्ड बोलते हैं ना, होल्डिंग सब्सिडी, वहां पे मोर देन हाफ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 51। अगर मैं कह रहा हूं जी गवर्नमेंट का 50.5 स्टेक है, 50.5 ना सर, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए एटलीस्ट 51 होना चाहिए कम से कम। बाय किसके द्वारा, सीजी, एसजी, पार्टली बाय सीजी, पार्टली बाय एसजी। एंड सर एक गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, सब्सिडी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। क्या लिखा हुआ है, कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, वो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है। लिख साइड पे, सब्सिडी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। सिंपल वर्ड्स में, सब्सिडी of a government company is also a government company. Clear? Whether in its articles you may be public company, you may be private company, but if the government, what do you mean by government, CG, SG, partly by CG, partly by SG, if government is holding at least 51% of the paid up share capital of your capital structure, then you will be termed as government company, even though in your articles you are a private company or a public company. अब सर आप government company के नाम से जाने जाएंगे। Clear? Explanation. Yes, according to section 245, yes,
The term paid up share capital shall be construed as total voting power, हम्म where shares with differential voting rights. आपने एक इक्विटी फाउंडेशन में पढ़ा था ना, इक्विटी विद डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सर टोटल वोटिंग पावर की बात करिए मैंने, और वैसे भी पेड अप शेयर कैपिटल बोल रहा हूं, तो पेड अप शेयर कैपिटल मतलब टोटल जो भी उसके अंदर आता है सबका 51% होल्ड होना चाहिए। क्लियर? देन ये आप इसको चेकआउट करेंगे। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अब देख फर्स्ट ऑडिटर खत्म, अब बात आती है, क्योंकि बाकी नॉर्मली हम अपॉइंटमेंट पढ़ चुके, नॉर्मल कंपनीज की अपॉइंटमेंट हम पढ़ चुके, सब्सिक्वेंट वाली पढ़ चुके, फर्स्ट ऑडिटर का अब कंप्लीट हो चुका। हमारा एक कॉन्सेप्ट पेंडिंग है, गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, ये पेंडिंग था। पढ़िए एप्लीकेबिलिटी, पहली बात ये किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जिन पे 139(1) एप्लीकेबल नहीं था, चेक कर ले वही लिखा हुआ। स्टार्टिंग पेज 139(1) की एक्सेप्शन, जहां पे 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए थे वो यहां पे ले आया, जिन पे वो अप्लाई नहीं करता उन पे ये अप्लाई करेगा। उसमें क्या था, गवर्नमेंट कंपनी ही था। क्लियर? वहां पे लिखा हुआ था ना, तो वो एक्सेप्ट यहां पे आ गया। आगे चलिए। यस, अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। नॉर्मल कोई गवर्नमेंट कंपनी जहां पे सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करना है, नॉट फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर की प्रोविजन क्या थी, फर्स्ट ऑडिटर की आती 60 कैग, 30 बोर्ड, नेक्स्ट 60 ईजीएम में मेंबर्स, वो तो फर्स्ट था। बट सब्सीक्वेंट के केस में पढ़िए, इन केस ऑफ aforementioned companies, CAG shall in respect of a financial year appoint the auditor within 180 days from the commencement of the financial year। ध्यान से दोबारा पढ़ लो, विदिन कितना लिखा हुआ है, फ्रॉम दी, कहां से, कमेंसमेंट, क्लोजर नहीं है, कमेंसमेंट शुरू में ही। अब आपका एग्जाम्पल के लिए लिखिए यहां पे, फाइनेंशियल ईयर कौन सा स्टार्ट होने वाला है, 22-23, तो इसकी जो अपॉइंटमेंट है, ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है, इन केस ऑफ मान लो गवर्नमेंट कंपनी है, वो डेट सर 180 डेज, 30 सितंबर। क्लियर? तो मतलब काइंड ऑफ 30th September 2022, that is within 180 days। क्लियर? विदिन 180 डेज आपको वहां पे अपॉइंटमेंट करवानी होगी, विदिन 180 डेज। चलिए नेक्स्ट आगे। The audit tenure, the auditor shall hold office till the conclusion of the AGM। बिल्कुल सर, एंड आप जो ऑफिस है वो होल्ड करेंगे टिल द कंक्लूजन ऑफ द AGM। क्लियर? इनके केस में तो हर साल ही होगा ना, इनके केस में तो इनका वो 5 साल वाला काम नहीं है, इनकी कैग की जो एम्पैनलमेंट होती है वो हर ईयर होती है। क्लियर? तो इनका अपने जैसा पक्का काम नहीं है वो 5 साल 10 साल वाला, समझ गए बात? यस, तो ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द, जो भी अगर हाँ वो रखो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आपकी एम्पैनलमेंट हर साल होगी, क्योंकि ये जो चलेगा ना किसके थ्रू चलेगा, कैग के थ्रू चलेगा। मैं आपको जैसे आई थिंक सो पहले कभी बताया हो, अलग बात है, हमारी हर साल सीए फर्म्स की कैग खुद ऑडिट नहीं करता, कैग खुद ऑडिट नहीं करता, वो किसको अपॉइंट करेगा, सीए फर्म्स को, हम जैसों को। तो हमारी एम्पैनलमेंट हर साल होती है, हम हर साल फॉर्म फिल करते हैं, और वो फॉर्म जाता है किसके पास, कैग के पास। अगर वो एनलिस्ट करेंगे तो वो मुझे कोई ना कोई एक कंपनी क्या कर देंगे, अलॉट कर देंगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 साल की है, मुझे 5 साल के लिए रखा गया, मुझे 1 साल टिल द कंक्लूजन ऑफ द AGM, उस साल की, जिस साल के लिए मुझे अपॉइंट किया गया, वहां तक मेरी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट इज फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ, क्या लिखा गया, ऑडिटर्स। सर एक बात बताओ, अगर मान लो ये कौन सा कोई जरूरी है कि अगर एक बार अपॉइंट कर लिया तो आपके कभी यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी नहीं होगी? हो सकता है सर, कोई मान लो पर्सन इनकैपेबल हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, डेथ का केस है, कुछ भी केस हो सकते हैं कि मान लो जी ऑडिटर के ऑफिस में क्या होगी, कैजुअल वैकेंसी, वो छोड़ के चला गया, या बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ अपने आप ही खाली होगी सीट। तो उस केस में कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करेगा? आपने पहले तो पढ़ी है कौन अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट कंपनी में पहली अथॉरिटी कौन थी, कैग, नॉर्मल कंपनी में कौन था, बोर्ड। बट यहाँ पे आपके यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी हुई है, मे बी वो छोड़कर गया है, या मे बी अपने आप ही वो खाली हो गई सीट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लाइक डेथ का केस, इनकैपेसिटी का केस, व्हाटएवर द केस इज। अब कैजुअल वैकेंसी को ड्यूरिंग द ईयर
कौन फिल करेगा? पहला पॉइंट, सर क्या आपका जो बेसिकली कंपनी है, क्या वहां पे ऑडिटर कैग के द्वारा अपॉइंटेड होता है? मतलब क्या तुम्हारी गवर्नमेंट कंपनी है? पढ़िए, सच कैजुअल वैकेंसी, Such casual vacancy shall be filled within 30 days by CAG. यहाँ पे तो अगेन दोबारा कैजुअल वैकेंसी भी हुई ना, वो भी 30 डेज के अंदर कौन फिल करेगा? कैग करेगा, तो कैग ही करेगा, तो कैग। और अगर कैग से 30 डेज के अंदर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर कौन करेगा? बोर्ड। तो मतलब यहाँ पे लिख साइड पे या नीचे बना हुआ चार्ट 30 + 30, फर्स्ट 30 डेज किसको दिए? किसको दिए? कैग को। क्लियर? अच्छा, ये 30 डेज कब से होंगे? वैकेंसी से, नॉर्मल सेंस वैकेंसी से। इधर चल, द कैजुअल वैकेंसी अराइजेस इन एनी अदर कंपनी, तो क्या होगा? पहला वर्ड सच कैजुअल वैकेंसी, Such casual vacancy shall be filled within 30 days by the board. बोर्ड। अब यहाँ पे सर होली सोली पावर तो बोर्ड के पास है ना, तो बोर्ड को ये अपनी कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डेज क्या करनी होगी? फिल करनी होगी। बट नेक्स्ट इज, In case the casual vacancy arose due to the resignation. बट अगर रेजिग्नेशन है, वो छोड़कर जा रहा है, रिजाइन करके जा रहा है, एंड सर थोड़ी सी बात गलत तो लग रही है कि ऐसा क्यों, क्या हो गया भी वो रिजाइन करके जा रहा है? कोई सीरियस मैटर तो कुछ तो होगा ना। देख, ऊपर तुम्हें मैंने कहा कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड 30 डेज के अंदर फिल कर दे, मैंने कहा मेंबर से पूछो, मैंने कहा क्यों? नॉर्मल केस होगा सर, कैजुअल वैकेंसी है, इनकैपेसिटी हुई, सीट खाली हुई, मैंने भर दी, मैंने फिल कर दी, चलो। बट जहां पे वो रिजाइन करके जा रहा है, जहां पे ऑडिटर, ये कैजुअल वैकेंसी किस कारण हो रही है? रेजिग्नेशन के कारण हो रही है, वो छोड़ के जा रहा है, ये बात मेंबर्स की अप्रूवल के लिए बिना नहीं हो सकती। मेंबर्स की अप्रूवल लो ताकि उनको भी तो पता लगे कि क्या मैटर चल रहा है तुम्हारी कंपनी में, ऐसा क्या हो गया कि वो छोड़कर चला गया। सर मेंबर्स थोड़ी रोज कंपनी में बैठे होते हैं, वो तो बेचारे कब आते हैं? जनरल मीटिंग में आते हैं, और वो भी एनुअली या मे बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो भी तुम बुलाओगे। उनको थोड़ी पता कि तुम्हारी कंपनी में क्या चल रहा है। तेरा ऑडिटर छोड़ के चला गया और वो भी रिजाइन करके। सर रिजाइन किसी रीजन के कारण होगा, तो यहां पे सर मेंबर से अप्रूव करवाओ। पढ़ागे, इन केस In case the casual vacancy arose due to the resignation of auditor, इट शैल बी फिल्ड विद इन, कर लो 30 डेज बाय द बोर्ड, कर 30 दिन के अंदर, कर तो वही ले टाइम के अंदर। एंड आगे क्या लिखा हुआ है? द अपॉइंटमेंट मेड बाय द बोर्ड शैल बी, क्या लिखा हुआ है? अप्रूव्ड इन अ जनरल मीटिंग कन्वीन्ड विद इन कितने? 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। 3 महीने में ना अपने आप एक बोर्ड, अपनी जनरल मीटिंग बिठा, एंड इस कैजुअल वैकेंसी के ऊपर अपनी क्या करवा? अप्रूवल। ये भी क्यों करवा रहा हूं? सिर्फ एक कारण, क्योंकि वो छोड़ कर गया, क्योंकि वो रिजाइन करके गया, इसीलिए मेंबर्स की अप्रूवल नीडेड थी। नहीं अदरवाइज अगर रेजिग्नेशन का केस नहीं है ना, विद इन 30 डेज अपने आप ही कर दो, मेंबर से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। समझ के बात? स्पेशली अगर रिजाइन कर कर गया तो अप्रूवल लेनी है, अदरवाइज बोर्ड के पास पावर है, अपने आप ही कर दो। हुआ क्लियर? इसको साइड पे एक्सप्लेन कर लेना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि हर केस में मेंबर की अप्रूवल नीडेड है। नहीं सर, सिर्फ अगर वो रिजाइन करके जा रहा है देन आपको मेंबर की अप्रूवल की नीड है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट इज, पढ़िए। tenure of office. Any auditor appointed to fill a अच्छा, ये जो बंदा इन बिटवीन रखा गया, किसी की जगह रखा गया, किसी की जगह रखा गया, क्योंकि कैजुअल वैकेंसी हुई थी, वैकेंसी हुई थी, तेरे को प्रॉपरली अपॉइंट थोड़ी करा हमने, इन बिटवीन अपॉइंट करा, तो तुम्हारी टेन्योर क्या होगी? जो लेटेस्ट एजीएम आने वाली, जो लेटेस्ट एजीएम आने वाली है वहां तक ही तेरा टाइम पीरियड है। ये मत समझियो तेरे 5 साल शुरू हो गए, भाई साहब आपको इन बिटवीन रखा जा रहा है, एंड इन बिटवीन इमरजेंसी में रखा जा रहा है, तो अल्टीमेट तेरा जो टेन्योर है ना, कमिंग एजीएम के कंक्लूजन तक। पढ़ो, एनी ऑडिटर appointed to fill a casual vacancy shall hold the office till the conclusion of the next year. और अगर तेरा काम अच्छा हुआ, अगर तेरा सिस्टम सारा बढ़िया लगा, हम तुझे नेक्स्ट एजीएम में प्रॉपरली रख लेंगे। बट तेरी ये अपॉइंटमेंट जो है ना, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेक्स्ट एजीएम तक की है। जहां तक ये जो छोड़कर गया या जिसके कारण तुझे रखा, जहां तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहां तक तेरी। बिल्कुल, अगर तुझे रखेंगे तो, अगर 5 years के लिए प्रॉपर अपॉइंट करेंगे तो, बट ये जो रखा जा रहा है ये इमरजेंसी, क्लियर? सेम का उनका तो वैसे ही ईयरली होता है, गवर्नमेंट कंपनी की केस में तो वैसे ही क्या होता है? ईयरली होता है। तो इन बिटवीन जिसको रखा गया नेक्स्ट एजीएम तक, नेक्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक, मेन वर्ड याद रखना कंक्लूजन, कंक्लूजन जरूरी होता है
ये नहीं सर एजीएम जिस दिन हुई, जिस दिन आपकी एजीएम कंक्लूड हुई, फाइनलाइज्ड हुई, वहां तक, उस दिन तक आपकी ड्यूटी है, उसके बाद आप फ्री। और अगर अच्छा काम करोगे, ठीक लगा हमें सिस्टम, हम आपको दोबारा अपॉइंट कर देंगे। हमने कब रोका? क्लियर? 5 ईयर वाला कॉन्सेप्ट ना, गवर्नमेंट में नहीं, वही तो आपको बता रहा था कि कैग की जो एम्पेनलमेंट होती है वो एवरी ईयर होती है, हर साल आपको दोबारा दोबारा। और गवर्नमेंट कंपनी में कभी भी एक ऑडिटर को काम मिलता ही नहीं, हर साल आपका ऑडिटर क्या होगा? चेंज होगा। समझ गए ना? मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते रहूं साल पे हमारी एम्पेनलमेंट होती है, और हमें कोई एक ना कोई गवर्नमेंट कंपनी अलॉट कर दी जाती है एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्लियर कि आप इनका ऑडिट करेंगे, दैट्स इट। और हमने रिपोर्टिंग भी किसको देनी है? कैग को देनी है। वो होता ही 1 साल का है। कंपनीज नॉर्मल में दिया गया ऑप्शन क्या? 5 साल, 10 साल मैक्सिमम टेन्योर वाला, गवर्नमेंट कंपनी में नहीं। आगे चल, मीनिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या है? The term casual vacancy has not been defined under the CAT Companies Act 2013. It generally means a vacancy caused by the auditor ceasing to act. जहां पे वो मना कर गया, मैं काम नहीं करूंगा, ceasing to act as such after accepting a valid appointment. सर मैं कोई ये जानबूझ के थोड़ी कर रहा हूं, मेरी अपॉइंटमेंट प्रॉपर वैलिड थी, बट वैलिड अपॉइंटमेंट के बाद कुछ ऐसा हैपन हुआ या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हुए, आई एम अनेबल टू कंटिन्यू, आई वॉन्ट टू सीज टू एक्ट, कि मैं एज एन ऑडिटर इस कंपनी में काम नहीं कर सकता, लाइक सच एज ड्यू टू डेथ, ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑल्सो हो सकता है। पहले मैं क्वालिफाइड था, तुमने पहला वर्ड क्या कहा था? कि क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन एंड उसका एक्सपीरियंस। पहले आप थे, बाद में आप इंटरेस्टेड हो गए, किसी पॉइंट में फॉल कर गए, अलग बात है। तो मैंने आपको क्या कहा था? अगर जरूरी नहीं पहले, अगर तो पहले डिस्क्वालिफाइड हो, तुम्हें रखेंगे ही नहीं, तुम्हें रखेंगे ही नहीं। अगर बाद में डिस्क्वालिफाइड के अंदर आ गए ना, उसी टाइम तुझे ऑफिस क्या करना पड़ेगा? वैकेट करना पड़ेगा, तेरी जगह किसी और को रखेंगे, आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। क्लियर? तो डिस्क्वालिफिकेशन होना, रेजिग्नेशन होना, ड्यू टू डेथ होना, ये सारे कैजुअल वैकेंसी तो हैं। नेक्स्ट आगे, इट मस्ट बी नोटेड दैट, It must be noted that a vacancy created because of resignation of an auditor falls within the meaning of casual vacancy as explained above. however such a casual vacancy shall be filled up by the board. हाँ बस वही है, थोड़ा सा शक होता है कि बंदा छोड़ के जा रहा है जी, क्योंकि ये ना अपने आप एक मैनेजमेंट की नेगेटिव पॉइंट पे आ रहा है कि वो छोड़ के क्यों जाएगा। समझ गए ना? मतलब एक होता है निकालना, एक होता है वो खुद छोड़ के जा रहा है। सर मतलब दोनों व्यू पॉइंट में फर्क है। अगर मैं निकाल रहा हूं तो मतलब मैं कितना तंग था उससे, अगर वो छोड़ के जा रहा है तो मैनेजमेंट ने ऐसा क्या किया होगा। एक शक का पॉइंट आता है ना, तभी साथ में हमने क्या कहा, 30 डेज के अंदर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट विद इन द 3 मंथ्स एक जीएम कंडक्ट करवाना एंड मेंबर्स की उस कैजुअल वैकेंसी के ऊपर क्या करवाना? अप्रूवल करवाना, तो हम वैलिड मानेंगे। अगर कंपनी खुद निकालते तो नहीं मेंबर्स से बात ना फिर नहीं, फिर थोड़ी, फिर तो आपको रीजन के कारण दे देना। एंड आप तो अपनी जो भी काम करोगे, आप तो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करोगे मेंबर्स को। बात तो यहां थी, क्यों हर पर्सन अपना पॉजिटिव तो बताता है, नेगेटिव नहीं बताता कभी। तो ये तेरा नेगेटिव था कि अगला छोड़ के जा रहा है, क्यों छोड़ के जा रहा है भाई? मेंबर से अप्रूवल ले, चाहे स्पेशल मीटिंग बुला, मेंबर से अप्रूवल लेना जरूरी है। नेक्स्ट आगे, अगर वो रीजन लिख के जाए तो बढ़िया चीज है, पता लगना चाहिए मैनेजमेंट क्या काम कर रही है। रिजाइन करो, कोई रोक टोक नहीं है। मैंने आपको कल भी पढ़ाया था रोटेशन में कि अगर तुम्हें 5 साल या 10 साल के लिए रख लिया गया, दैट डजंट मीन कि तुम छोड़कर नहीं जा सकते या तुम्हें वो निकाल नहीं सकता। रिमूवल का राइट अगले के पास भी है, रेजिग्नेशन का राइट मेरे पास भी है। और रिजाइन ऐसे भी नहीं करके जाऊंगा, रीजन मुझे भी देना पड़ेगा। ये नहीं है कि मेरा मन नहीं लगता ये काम नहीं है। प्रॉपर रीजन एक्सप्लेन करो क्यों काम छोड़ रहे हो। एंड आगे पॉइंट आएगा, अगर ऑडिटर रिजाइन करता है ना, ही हैज सम फॉर्मेलिटीज टू कंप्लायंस विद, आपको वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी, आरओसी को भी बताना होगा कि मैं रिजाइन कर रहा हूं एंड विद इन सम डेज। अगर नहीं करूंगा, सीए के ऊपर भी पनिशमेंट है कि आपने बताया क्यों नहीं जिस कंपनी को छोड़ के जा रहे हो। ये थोड़ी जी कल से आना बंद, मेरा मन नहीं लगता जी वहां पे। अब तेरे मन के चक्कर में क्या करें, तेरी तो अपॉइंटमेंट हो चुकी है 5 साल के लिए, आपको प्रॉपर इन कंप्लायंस करना होगा। नेक्स्ट इज, अब आता है जी आई थिंक सो मेन पॉइंट, यस, 1 by 1, सर्टिफिकेट एंड कंसेंट बाय ऑडिटर एंड नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट बाय कंपनी। ये एक लीगल प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का।
कि जब भी आपको अपॉइंट किया जाएगा या आपका मैनर अपॉइंटमेंट का होगा, आपसे पहली बात तो एक सर्टिफिकेट, एक कंसेंट आपसे ली जाएगी। ये दोनों लेने के बाद देन आपको एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए कि हमारी कंपनी आपको एक कंपनी में क्या कर रही है, अपॉइंट कर रही है। पढ़िए जी। सो एक क्वेश्चन पढ़ना ऊपर देख पहले। पीकेसी लिमिटेड PKC Limited wants to appoint Mr. Praveen Kumar, a practicing chartered accountant, as the statutory auditor of the company. ईच एंड एवरी वर्ड ना ध्यान से पढ़ना। अभी आपने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी नहीं है, जब डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ोगे ना देन हर क्वेश्चन को तुम ध्यान से पढ़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है, हमारा ध्यान जाता नहीं है, हम अगले पॉइंट्स पे चले जाते हैं। वो पहले 2-3 वर्ड्स में ही गलत लिखा होता कुछ कि ये तो सर अपॉइंट हो ही नहीं सकता, ये तो डिस्क्वालिफाइड है। समझ गए ना? तो मैं इसीलिए क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं कि क्वेश्चन पढ़ना मैंडेटरी है। पहले तो प्रोविजन तो क्लियर कर रहे हैं, साथ के साथ जो क्वेश्चंस केस स्टडीज आपको गिवन है, सर केस स्टडी कुछ नहीं होती, केस स्टडी जस्ट एक सिनारियो, एक प्रोविजंस अप्लाई करने का वे है। आप लोगों को प्रोफेशनल बनाया जा रहा है, कल को आपने डिसीजंस लेने हैं, तो वो डिसीजन लेने के लिए मुझे केस तो देने पड़ेंगे। केस क्या है? एक सिचुएशन है कि आपके सामने लेट इट बी ये केस है जी, बताओ आप क्या करोगे। मैं प्रोविजन थोड़ी पूछूंगा कि व्हाट आर द प्रोविजंस एज पर द सेक्शन, प्रोविजन नहीं, मेरे को जजमेंट बता। कल को तुम लोगों ने जजमेंट्स लेनी है इसके रिगार्डिंग वेदर आप अपॉइंट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। पढ़िए। एंड आस्क द प्रपोज्ड ऑडिटर टू गिव, और कंपनी ने आपको क्या कहा, एक सर्टिफिकेट इन दिस रिगार्ड बना के दिए। अब ये तो बताया नहीं कि सर्टिफिकेट में क्या होगा, मैं बताऊंगा कि सर्टिफिकेट किस रिगार्डिंग देना है आगे। And what are the contents of the certificate to be issued in accordance with the Companies Act Rules 2014? The question तो लास्ट में what है, क्वेश्चन तो लास्ट में what से स्टार्ट हुआ है ना। मेन पहले हल्का सा बैकग्राउंड बता के जा रहा है कि ये किस सर्कमस्टांसेस में आपसे पूछा जा रहा है। सो इवन ना अगर केस स्टडी भी होती है, लास्ट वाली लाइंस में आपको फिर भी हिंट मिल जाएगा कि ये कौन सा पॉइंट चल रहा है। और पहले 3-4 लाइन में तो ना वो आपका माइंड में कब सा कभी इधर कभी उधर कभी इधर कुछ ना कुछ ऐसे ही लिखेगा। मेन चीज लास्ट लाइंस को पकड़ा करो, वहां पे क्या लिखा, वहां पे असली रिक्वायरमेंट लिखी होती है। आगे चल। सर्टिफिकेट एंड कंसेंट टू बी गिवन बाय द ऑडिटर। पढ़िए। Before any appointment of the auditor is made, the auditor shall furnish to the company. पहला मैंने देने तो दो चीजें सर। पहला एक तो अपना कंसेंट लेटर। कंसेंट लेटर में क्या होगा, आई एम वॉलंटरली अपनी मर्जी से मैं काम करने के लिए तैयार हूं। कहीं कल को कोई जी ऑडिटर मेरे से तो धक्के से साइन करवाएगा, मेरे को तो फोर्सफुली यहाँ पे अपॉइंट किया गया, पागल है क्या? तेरी कंसेंट लेटर जब लगी हुई साथ में, तुमने वॉलंटरली एक्ट करने को वहां पे लिख कर दिया, तभी तो कहते हैं। इनका क्या पता किधर हो जाए, लिखवा ले, इनसे भी लिखवा कर लो। एक एक चीज रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए, और ये रिटर्न कंसेंट ना आरओसी के पास भी जाएगी, तो बोल के दिखाइयो कल को कि मेरे को तो जी धक्के से अपॉइंट करा इन्होंने। ऐसे कैसे कोई कर लेगा? आगे चल। एंड सर्टिफिकेट दैट, यस पढ़िए। Certificate that the appointment is made. अगर अपॉइंटमेंट मेरी होती भी है पहले ही, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर मिला नहीं है, आप सर्टिफाई कर रहे हो कि अगर मेरी अपॉइंटमेंट होती भी है, shall be in accordance with the conditions होगी as may be prescribed. So as such कोई दिक्कत नहीं है जी, जैसा कहेंगे जो फॉर्मेलिटीज होंगी as per the rules and regulation में अपनी अपॉइंटमेंट करवाऊंगा। एंड द ऑडिटर सेटिस्फाइज, मेन चीज, auditor satisfies the criteria provided in section 141 qualifications disqualifications, कि सर मैं हर क्राइटेरिया जो 141 के अकॉर्डिंग, जो इस कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटीज हैं, आई एम एलिजिबल। क्लियर? कि मैं वो क्राइटेरिया को क्या करता हूं, सेटिस्फाई करता हूं। एंड अगर कोई कल को दिक्कत आती भी है, आई विल बी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? और इस बात का सर्टिफिकेट हमने बनाकर दी कि आप एलिजिबल हैं। आगे चलिए। कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड, Conditions prescribed for appointment and notice to the register. The auditor proposed to be appointed shall submit the certificate that. अब देख उसमें क्या क्या लिख कर देगा। पहला पॉइंट, द इंडिविजुअल और द फर्म, जिसको भी तुम बात कर रहे हो अपॉइंट करने की, इज एलिजिबल फॉर, क्या लिखा हुआ है, एंड आगे, and is not disqualified for appointment under the act, CA एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। मैं किसी भी रूल के तहत, किसी भी लॉ के तहत मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूं, मैं क्वालिफाइड, मैं एलिजिबल हूं, मैं आपकी कंपनी में एज एन ऑडिटर काम कर सकता हूं। पहली चीज लिख कर दे। दूसरा, द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म
प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, और जो भी रूल्स रेगुलेशन जो टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग टू मेरी क्या हो रही है, अपॉइंटमेंट हो रही है, ये भी लिख के दे। नेक्स्ट इज द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट्स लेड डाउन अंडर द एक्ट। यहां पे बताया नहीं हुआ, बट ऑडिटर के ऊपर, सीए के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, एक लिमिटेशन है। दैट लिमिट इज नंबर ऑफ ऑडिट्स, दैट लिमिट इज नंबर ऑफ ऑडिट्स, कि आप कितनी कंपनीज का ऑडिट कर सकती है। क्लियर? मैक्सिमम मैं 20 कंपनीज का ऑडिट कर सकता हूं। 20 कंपनी का ऑडिट, एक्सेप्शंस हैं, चिंता ना करो कि तुम्हारी अर्निंग कम हो जाएगी, ना बथेरा स्कोप है। उस 20 कंपनी में ये कंपनीज कवर होंगी, एंड जो पेड अप शेयर कैपिटल प्राइवेट कंपनीज जिनकी 100 करोड़ से नीचे है उनको बीच में काउंट नहीं करना, मतलब पसीफ। प्राइवेट कंपनियां तो जितनी मर्जी कर, कोई चक्कर ही नहीं। बट सर पब्लिक कंपनीज के केस में, मतलब टोटल कंपनीज को मिलाकर, अब जैसे इस 20 की लिमिट में ओपीसी, स्मॉल, डोरमेंट, प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से नीचे काउंट ही नहीं होती। पर ईयर ऑडिट पर ईयर ही होगा। क्लियर? तो 20 कंपनियां सर आपकी ये लिमिट है। तो एक बार लिख कर दे कि तेरी जो अपॉइंटमेंट हो रही है, जो तेरी प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट है, वो विद इन द लिमिट्स, कि आप लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे। हमें थोड़ी पता शायद आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो सर हमें लिख कर दो कि आपकी जो अपॉइंटमेंट होने वाली है वो विद इन द लिमिट्स है, एज अंडर द एक्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज द लिस्ट ऑफ, आगे The list of proceedings against the auditor or audit firm or any partner of the audit firm pending with the respect. बिल्कुल। और अगर आपके अगेंस्ट कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन, क्लियर, कोई भी लिस्ट ऑफ मतलब प्रोसीडिंग जो आपके अगेंस्ट या आपके फर्म के अगेंस्ट, आपके पार्टनर के अगेंस्ट अगर कोई चल रही है, लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग लिख के, कौन कौन से केस, कौन कौन सी चीज मतलब आपके अगेंस्ट अभी पेंडिंग है। हमें पता तो होना चाहिए तुम्हारा बैकग्राउंड। अच्छा तुमने पढ़ा नहीं Q&E, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, पता भी करो, लिख कर भी लो, सर्टिफिकेट लो इस चीज का अगले से। क्लियर? एज डिस्क्लोज्ड इन द सर्टिफिकेट इज ट्रू एंड करेक्ट। और जो भी तुमने लिस्ट दी है सर वो मेरे अकॉर्डिंग ट्रू एंड क्या है, करेक्ट है, लिख कर दो। अगर नहीं है तो साफ लिख दे सर नो पेंडिंग लिटिगेशंस, नो पेंडिंग या नो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, व्हाटएवर लिख कर दो। ये कंटेंट होगा आपके सर्टिफिकेट के अंदर। यहां पे लिख ले कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेशन, कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेशन का कंटेंट ना, ये कंपनी को देंगे। कंपनी आगे फाइल करवाएगी किसके पास, आरओसी के पास। मेरा काम है कंपनी को देना। अब जब इतना कुछ मैंने लिख के दे दिया, मेरा सब कुछ अल्टीमेट जो जो पॉइंट्स उनको चाहिए थे मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, देन कंपनी डिस्कस करने के बाद मुझे क्या देगी, अपॉइंटमेंट लेटर। बट मेरे से कंसेंट ले ली, सर्टिफिकेट भी ले लिया। आगे चल, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट टू बी गिवन बाय द कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट, कि सर आपको हमने अपॉइंट कर लिया है, एंड फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार इन फॉर्म नंबर ADT1। क्लियर? एंड सर ये नोटिस की जो अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट जो है रजिस्ट्रार को एक बार इंटीमेट करना होगा ADT1, ADT ऑडिट के रिलेटेड, ऑडिटर के रिलेटेड। ADT1 में विद इन कब से, 15 days ऑफ मीटिंग इन विच द ऑडिटर इज अपॉइंटेड। जिस मीटिंग में, और मीटिंग मतलब बोर्ड मीटिंग, AGM थोड़ी, बोर्ड मीटिंग, जिसमें तुझे ये अपॉइंटमेंट का पॉइंट कहा होगा कि सर हाँ आपकी अपॉइंटमेंट क्या होती है, फिक्स होती है। देन वहां से 15 days के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, अगर AGM में हुई है तो AGM से, जिस भी मीटिंग में, अगर EGM में हुई है तो EGM से, अगर बोर्ड के पास पावर थी तो बोर्ड मीटिंग हुई होगी। तो तभी वर्ड उसने कल्ला मीटिंग यूज करा, कि मुझे नहीं पता तुम्हारा किस सर्कमस्टांस में तुझे रखा गया होगा, मे बी AGM, EGM, बोर्ड मीटिंग, अलग अलग सर्कमस्टांसेस है। जिस भी मीटिंग में तेरी अपॉइंटमेंट फाइनल हुई ना, वहां से 15 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करवाना मैंडेटरी है। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? यहां तक पहले डाउट क्लियर है जी? सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा औखा नहीं है, सिंपल सर। जिसको भी तुम प्रपोज कर रहे हो ना कि आपको रखना है, क्लियर, आपको रखना है, उससे एक कंसेंट ले लो, एक सर्टिफिकेट ले लो। सर्टिफाई का आपको कंटेंट बता दिया कि इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग सर्टिफिकेट दे दे, कंसेंट दे दे, हम तुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। और ये डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ADT1 में रजिस्ट्रार के पास भी ये सारे थिंग्स जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट इज
Miscellaneous provisions, yes please. Miscellaneous provisions with respect to appointment of auditors. हाँ. Form to include LLP for अब जहां पे वर्ड तुम पार्टनरशिप फर्म यूज कर रहे हो ना, इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी. हमारे प्रोफेशनल्स, मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स, आपने एक रीड आउट करा था कि ये कहां पे, या अभी नेक्स्ट वन आप रीड आउट करेंगे, नेक्स्ट आगे पॉइंट आएगा. हम एज अ प्रोफेशनल कभी भी कंपनीज नहीं बना सकते. अगर मैं कहूं जी मैं कंपनी बना के सीए प्रैक्टिस करना चाहता हूं, नॉट अलाउड बाय लॉ. पहली ही डिस्क्वालिफिकेशन आगे जाके आएगी. पहली डिस्क्वालिफिकेशन चेक करना नेक्स्ट पेज पे 141 पे बॉडी कॉर्पोरेट लिखा हो. डिस्क्वालिफिकेशन 141 सबसेक्शन 3 में एक दो पेज छोड़ के बॉडी कॉर्पोरेट पहला ही वर्ड लिखा हो. अदर देन किसको छोड़ के एलएलपी बना सकते हो, एलएलपी बना सकते हो, बट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं. इसका भी लॉजिक है, इसका भी लॉजिक है कि क्यों बॉडी कॉर्पोरेट नहीं आप अलाउ कर रहे, तब डिस्कस करेंगे. तो सर जहां वर्ड पार्टनरशिप फर्म है ना, मींस एलएलपी भी. कल अपन ने करा नहीं, वो आपको बताया था केपीएमजी में बीएसआर एंड कंपनी एलएलपी वो बनाती हैं, एलएलपी बन सकती हैं. प्रोफेशनल एलएलपी बना के काम कर सकता है. तो मतलब जहां वर्ड पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हो, वैसे भी टैक्स पॉइंट से भी, इनकम टैक्स में भी जो रेट पार्टनरशिप फर्म पे अप्लाई होता है वही सेम किस पे होता है, एलएलपी. सर पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, समझे ना बात. तो ये मत समझना एलएलपी के लिए अलग कॉन्सेप्ट होगा, एलएलपी पे भी सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है. यस. मीनिंग ऑफ अपॉइंटमेंट मींस सर अपॉइंटमेंट इंक्लूड्स क्या, रीअपॉइंटमेंट. ये तो जस्ट वैसे ही वर्ड्स हैं, कोई कुछ नहीं. नेक्स्ट आगे बढ़. रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी टू बी कंसीडर्ड. यस. where a company is required to constitute an audit committee under section 177. ऑल अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग द. अच्छा सर कैजुअल वैकेंसी में आपने ऑडिट कमेटी को तो साइड ही कर दिया. ओ चिंता ना करो, बोर्ड का कहने का मतलब क्या होता है, ऑडिट कमेटी भी बीच में ही है. तुम अपना रौला लेके बैठ गए सर ऑडिट कमेटी तो फिर यहां बाहर निकाल दी, और मतलब ऑडिट कमेटी को भी बीच में इंक्लूड करोगे. कहने को वर्ड वहां पे क्या आ गया कि पावर किसके पास है, बोर्ड के पास. बोर्ड स्लैश ऑडिट कमेटी खुद ही पढ़ लिया करो कि वहां पे ऑडिट कमेटी अगर बनेगी तो ऑडिट कमेटी के थ्रू सिस्टम चलेगा, एंड अगर तुम्हारे यहाँ पे ऑडिट कमेटी नहीं बनती तो डायरेक्टली बोर्ड के थ्रू चलेगा. क्लियर. यस. इंक्लूडिंग क्या लिखा हुआ है, Including the filling of casual vacancy of an auditor shall be made after taking into account द रिकमेंडेशंस ऑफ ऑडिट कमेटी. कि तुम अपना चक्कर डाल के बैठो कि ऑडिट कमेटी कहां गई, वो यहीं पे है. दैट मींस बोर्ड इंक्लूड्स ऑडिट कमेटी आल्सो. नेक्स्ट इज रिमूवल. ये पॉइंट अच्छा है जी. 140 सबसेक्शन 1 जो हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे थे सर, रिमूव करने के जी 3 पॉइंट है, एंड तीनों में से नॉर्मली सीरियस या अलग अलग वे पॉइंट अगर बात करें. अब लेट इट बी, एक बात बताओ, ये आपकी फर्स्ट एजीएम है जहां पे आपको क्या किया गया, अपॉइंट. क्लियर. एंड टिल दी 6th एजीएम, ये सेकंड, ये थर्ड एजीएम, ये फोर्थ एजीएम, ये फिफ्थ एजीएम, एंड ये आपकी कौन सी है, 6th एजीएम. 6th एजीएम पे क्लियर, इंडिविजुअल हो तुम, इंडिविजुअल हो. 6th एजीएम पे, अब मैं ना अलग अलग पॉइंट बता रहा हूं, अगर तुम्हें 6th एजीएम पे उतारा गया, रिमूव किया गया, क्या कोई बड़ी बात है? क्यों? आपकी टर्म वैसे ही खत्म होगी 5 साल. तो सर अगर 6th एजीएम पे तुम्हें रिमूव किया जा रहा है, वैसे भी रिमूव करना था, 22 जा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्या फायदा, प्यार से निकलो. ठीक, तुम्हारे 5 साल क्या हो चुके, कंप्लीट हो चुके. अच्छा, अगर तुम्हें 2nd, 3rd, 4th, 5th मतलब एट एजीएम उतारा जा रहा है, रिटायर किया जा रहा है, क्या कोई बहुत बड़ा मैटर है? क्यों? सर हर साल प्रोसीजर है, एंड कोई बाइंडिंग नहीं था कि आपको 5 साल ही सर्व करना है, आपको बिटवीन द साल जब भी है. इसको मैं ये तो नहीं कहूंगा मेरी टर्म से पहले निकाला गया, नहीं, मेरी टर्म 1-1 साल की 5 बार है, मेरी 1-1 साल की 5 बार है, तो ये बिफोर द टर्म नहीं है. ऑन एट एजीएम उतारा गया, कोई दिक्कत नहीं है सर. अगर तुझे रिमूव किया गया कब, ड्यूरिंग, बिटवीन 2 एजीएम्स. सर वैसे ऐसा भी क्या है कि कंपनी वेट नहीं कर पाई कि अगली एजीएम तक का नहीं वेट करा, ड्यूरिंग द ईयर ही निकालो.
निकालो इसको, बाहर करो। ऐसा भी क्या हो गया भाई, कुछ सीरियस मैटर तो होगा कि 5 साल तो बहुत दूर की बात, ये तो अगले साल की एजीएम की वेट भी नहीं कर रहे। नहीं तो वैसे भी ये राइट कंपनी के पास था ना, कंपनी के पास ये राइट था ना कि अगली एजीएम आती भाई रिटायर कर दी, अगर इतनी तंग हो। इतना कितना तंग हो तुम लोग, कुछ तो पॉइंट होगा। पढ़, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, Removal of auditor before the expiry of his term. बिल्कुल। अब यहाँ पे ना मीनिंग क्लियर कर लेना, ये बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म किसको बोल रहे हैं, ना 5 साल बाद, ना एट एजीएम, ये किसकी बात कर रहा है, बिटवीन 2 एजीएम, ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर, तो मैं इन सिंपल वर्ड्स, बिटवीन 2 एजीएम, क्लियर, या स्लैश ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर, क्योंकि यहां पे ना यही कंफ्यूजन का पार्ट बनता है कि सर हमें यही नहीं क्लियर हो रहा कि कब उतारने की बात कर रहे हैं। बिफोर द टर्म यूजली माइंड में आता है 5 साल से पहले, वो तो वैसे भी राइट है, वो तो वैसे भी राइट है कि हर एजीएम पे आप उसको रिटायर करो, बंदा जचता है तो ठीक, नहीं जचता तो उतार दो, किसी और को रख लो, हमने कौन सा कोई बाइंडिंग कहा। बट बिफोर द टर्म मतलब अपॉइंटमेंट तेरी हो चुकी, नेक्स्ट ईयर तक कंटिन्यू करना था, बट इन बिटवीन ही हमारे झगड़े शुरू हो। कोई ना, अभी तो एनिवर्सरी आई भी नहीं थी, पहले ही रौला पड़ गया, पहले ही रौले पड़ गए जी, डिस्प्यूट पड़ गए ना बेटो सर, अब कुछ नहीं कर सकते। पढ़ो, यस, सच रिमूवल, पहली बात, सच रिमूवल क्या रिक्वायर, सर स्पेशल तो बनता है, ऑर्डिनरी से बात नहीं चलेगी, स्पेशल तो बनता है जी। एंड स्पेशल रेजोल्यूशन आपने क्या पढ़ा था, एटलीस्ट 3/4 वोटिंग इन फेवर होनी चाहिए, तब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, पास होता है। 2 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं ना, वन इज ऑर्डिनरी एंड सेकंड इज स्पेशल। ऑर्डिनरी मतलब मेजोरिटी, ऑर्डिनरी मतलब मेजोरिटी, जिसको तुम बोलते हो मेजर एक तरफ हो गए तो सिंपल सा रेजोल्यूशन पास, मेजोरिटी वोटिंग है हमारे पास। क्लियर, और स्पेशल का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 3/4 और 75%, एक ही बात है, आपकी फेवर में होने चाहिए, तब वो रेजोल्यूशन क्या होगा, पास, पहली बात। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन कौन पास करते हैं, मेंबर्स। आगे चल, अप्रूवल पढ़ियो। Previous approval of CG must be obtained in the manner prescribed. पहले ना सर सीजी से अप्रूवल लेके आ, अब मैटर कहां तक गया, सीजी तक। जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। ऐसा क्या मैटर है कि आप लोग ड्यूरिंग द ईयर ही नेक्स्ट एजीएम तक भी वेट नहीं कर रहे, आप कह रहे हो जी आज इसको रिमूव करना है। मैटर तो बता, हो क्या गया, क्या बात हुई, ठीक है ना। तो अल्टीमेट कुछ तो होगा सीजी के अप्रूवल लेके। जब तक सीजी की अप्रूवल नहीं होगी हम नेक्स्ट वन आपको ये रिमूव करने नहीं देंगे, और अगर तुमने रिमूव करा वो इनवैलिड होगी और कंपनी के ऊपर पनिशमेंट लगेगी। सोच समझ के पंगा लेना। क्लियर, पढ़। अब सर अप्रूवल लेने का प्रोसेस क्या है, ऐसे थोड़ी सीजी के पास चले मेरे को तंग करता है जी ये थोड़ी चलेगा, कुछ तो प्रोसीजर होगा, कुछ तो कागज पत्र लेके जाओगे साथ में कि क्या रोल है जी इनका। पढ़ो, पहला, एन एप्लीकेशन, An application shall be made to CG in form ADT2. ये दूसरा फॉर्म आ गया ADT2। ADT1 में खुशी खुशी हम उनकी अपॉइंटमेंट कर रहे थे, ADT2 लेके आप वहां पे पहुंच गए, किस बात के लिए, सर मुझे दो जी एक अप्रूवल, मैं इसको निकालना चाहता हूं, मैं तंग हूं जिससे। आगे, द एप्लीकेशन शैल बी अकम्पेन्ड बाय, हाँ फीस जरूर, सीजी ऐसे एंटरटेन नहीं करेगी, पैसे साथ में जरूर भेज देना, नहीं तो तेरी एप्लीकेशन वही रिजेक्ट कर देंगे वो। आगे, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू सीजी विद इन, कब से, 30 days ऑफ पासिंग द क्या, और सर मेंबर्स के बाद तो बाद में बात गई होगी, पहले तो बोर्ड में ये मैटर उठा होगा, पहले ये मैटर कहां पे उठा होगा, बोर्ड में। बोर्ड में इस बात का रेजोल्यूशन भी पास हुआ होगा, इस बार इसको निकालना है। तो पहले जिस दिन, मतलब सबसे पहले रिक्वायरमेंट, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, बोर्ड रेजोल्यूशन। पहले तो बोर्ड रेजोल्यूशन दिखाओ कहां पे कि तुम सारे एग्री करते हो इसको बाहर करना है, इसको रिमूव करना है। जिस दिन तेरा बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ वहां से 30 डेज के अंदर अंदर किसको अप्लाई कर, सीजी को। किस बात के लिए अप्लाई कर, अप्रूवल, कि मुझे अप्रूवल दो जी। क्लियर, आगे, द कंपनी शेल होल्ड द जीएम एंड, सर ये कंपनी अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है ना, मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए ना, द कंपनी शेल होल्ड द जीएम विद इन कितने दिन, 60 days ऑफ रिसीट ऑफ अप्रूवल ऑफ सीजी फॉर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। देख क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा, पहले तेरे को क्या बताया जी, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, बट स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए क्या चाहिए, सीजी की अप्रूवल।
सीजी की अप्रूवल को लेने के लिए क्या चाहिए? बोर्ड रेजोल्यूशन। तो स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग क्या है? बीआर। पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर, इसका टाइम फ्रेम बना लो चाहे जो भी है, अगर आप स्पेस है आपके पास, यहाँ पे नीचे बना रहा हूं, जहां पे भी आपके पास स्पेस होगी सर। सबसे पहले तो ये आपकी मान लो लेट इट बी, मौके पे पेन नहीं चलता, यहां पे आप बनाइए, ड्रॉ करिए। सबसे पहले डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, क्लियर? डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन से, डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन से विद इन 30 डेज, डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन से विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज लिख लिया। उसके नीचे लिख अप्लाई टू सीजी फॉर अप्रूवल, उसी के नीचे लिखना जहां पे लिखा ना ऊपर आपने लाइन लगा के विद इन 30 डेज, उसी के नीचे अप्लाई टू सीजी फॉर अप्रूवल, क्लियर? आगे ऐसे लाइन लगा के डेट ऑफ अप्रूवल की मिल गई, सीजी से अप्रूवल मिल चुकी, अप्रूवल मिल चुकी हुआ। जिस दिन अप्रूवल मिली वहां से 60 डेज के अंदर अंदर, वहां से 60 डेज के अंदर अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन एट जीएम, स्पेशल रेजोल्यूशन एट जीएम। और जब तक ये तीनों डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तब तक सर आपकी ये रिमूवल नहीं मानी जाएगी, वो अपने आप में क्या मानी जाएगी? इनवैलिड मानी जाएगी, क्लियर? यस प्लीज, वन बाय वन नेक्स्ट आगे। Opportunity of being heard. Before taking any action for removal, the auditor shall be given a reasonable opportunity of being. हाँ, एक बार अगले की बात तो सुन लो, उसको भी तो मौका दो बेचारे को जिसको तुम निकाल रहे हो। कहीं ऐसा ना हो जी ये तो जी फोर्सफुली कर रहे हैं, मेरे को बाहर निकाल रहे हैं। इतना तो कोर्ट में भी जजमेंट अगर पास होती है, गुनहगार से भी पूछा जाता है आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, नहीं बोलना ना सी, बट कम से कम अपॉर्चुनिटी तो दी। दैट इज कॉल्ड एज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, क्लियर? सो ये अपना नॉर्मल यहाँ पे कॉन्सेप्ट था जी, जो हमारे माइंड में कई बार चल रहा था डाउट कि सर ये बताइए रिमूवल का क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि रीअपॉइंटमेंट हम पढ़ चुके, अपॉइंटमेंट तो स्टार्टिंग से चलती आ रही है। एक वर्ड रेजिग्नेशन वो अपना हो चुका, एक लास्ट वर्ड था हमारा क्या? रिमूवल। कि सर अगर मुझे टाइम से इसको बाहर निकालना है तो मेरे पास क्या प्रोसीजर होगा? कुछ नहीं सर, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पहले पास करें, बोर्ड रेजोल्यूशन से 30 डेज के अंदर अंदर आप सीजी को अप्लाई करें इन फॉर्म नंबर ADT2 विद फीस जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगी, क्लियर? डेट ऑफ अप्रूवल जिस दिन आपके पास होगी, जिस दिन अप्रूवल मिली वहां से 60 डेज के अंदर अंदर एक जीएम कंडक्ट करवाएं एंड जनरल मीटिंग के अंदर अपना स्पेशल रेजोल्यूशन क्या करवा दें? पास, क्लियर? इन सिंपल वर्ड्स बीआर प्लस सीजी अप्रूवल प्लस एसआर, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ADT2 वो आपका एप्लीकेशन का था, क्लियर? जब ये 3 डॉक्यूमेंट्स होंगे देन आप ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट आगे टॉपिक वैसे आता है जी रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर। उसके बाद कौन सा स्टार्ट हो रहा है नीचे देखना? Special notice for body for स्पेशल नोटिस। चलो रेजिग्नेशन वाला तो कर ही लेते हैं, अपना छोटा सा पॉइंट है। स्पेशल नोटिस वाला अपन नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 पढ़िए जी। ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, जो आप पूछ रहे थे ना कि कल से मैं नहीं आऊंगा, क्यों नहीं आएगा भाई? रिजाइन करके जा रहा है, रीजन दे, प्रॉपर इंटीमेशन करके जा, जहां जहां तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पहला पॉइंट क्या? व्हेन एन ऑडिटर, हाँ जी, When an auditor resigns, he is required to file a statement in the prescribed form. देख स्कीम है पूरी, बढ़िया चीज है। ADT2 किसने फाइल करा था? अगर निकालने किसने? कंपनी ने। अगर तू छोड़ के जाएगा तेरे लिए फॉर्म अलग है, तेरे लिए कौन सा? ADT3। समझ गए ना? अलग अलग फॉर्म्स बना रखे हैं कि ADT3 तुमने फाइल करना है अगर तुम छोड़ के जाना चाहते हो, और ADT2 वो फाइल करेगा अगर कंपनी तुझे निकालना चाहती है। आगे कंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट क्या? द स्टेटमेंट शेल इंडिकेट, क्या लिखा हुआ है? रीजंस एंड अदर फैक्ट एज मे बी रेलेवेंट विद रिगार्ड टू हिज रेजिग्नेशन। ऐसी थोड़ी है। आगे फाइलिंग विद होम, किसको भेजना चाहिए? पहले ये स्टेटमेंट जाएगी सर पहली बात कंपनी को, इनको तो बताओगे रजिस्ट्रार को एंड कैग को अगर गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि वहां पे अथॉरिटी कौन है? मेन कैग, क्लियर? कैग इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सीजी और एसजी और पार्टली बाय सीजी और एसजी, क्लियर? तो मतलब कंपनी, रजिस्ट्रार
CAG if government company तो, and last is time limit sir within 30 days from the date of resignation, जिस दिन छोड़ के गए 30 days के अंदर अंदर आपको ये इंटीमेशन देनी होगी टू द कंसर्न्ड पर्सन जो भी है। एंड द लास्ट इज पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग, अगर ऑडिटर ने भी गलती करी, रिजाइन कर दिया, बिना बताए रिजाइन करा, ये इंटीमेशन उसने नहीं दी, सर छोड़ के जाओ बट अपनी डॉक्यूमेंटेशन कागज पत्र पूरे करके जाओ। समझ गए ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियां जो बनती हैं बेशक ना कर काम, कोई दिक्कत नहीं है, बट सर अगर जा रहे हो ना कम से कम प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग टू जाओ। ये नहीं है जी कल से उसका फोन नहीं उठाएंगे, कल बात ही नहीं कर रहे, जा ही नहीं रहे वहां पे। हम इवन ये कहते हैं कि मान लो समटाइम्स नॉर्मल लाइफ में भी बोलते हैं वर्ड कि अगर लेट इट बी आप किसी की सर्विस अगर नहीं भी लेना चाहते यार कोई इशू नहीं है, अगला कुछ कहेगा थोड़ी, बट कम से कम बताकर तो जाओ। अगले के माइंड में एक्सपेक्टेशंस क्या है, तुम बिना बताए बिना कॉल पिक करे करते हो, ठीक है ना? नहीं सर, एक एथिकली जो बेसिक वे है वो क्या है सर, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ज्वाइन करना, नहीं करना कोई दिक्कत, बट कम से कम सर एक एथिकली तो काम करो ना। सेम केसेस पे है, अब देख एथिकली खुद नहीं चल रहा, पेनल्टी पड़, द ऑडिटर शेल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ कितनी, 50,000 और एन अमाउंट इक्वल टू द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर, या फिर जितनी तेरी रेम्युनरेशन बनती थी, विच एवर इज, दोनों में से जो क्या होगी, लेस। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, और अभी भी नहीं टिका, 30 दिन का टाइम दिया वो तो करा ही नहीं, 50,000 या रेम्युनरेशन वो तो लगेगा ही लगेगा। एंड अगर जब तक कंटिन्यू रहेगा विद अ फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना, 2 लाख। तो सर ये अपने आप में पेनल्टीज हैं, तो इसीलिए हमें बहुत कुछ मैटर्स होते हैं जो याद रखने होते हैं। आप ये मान लीजिए अपनी लाइफ एक पॉइंट पे जाके ऐसी होती है कि सिर्फ कैलेंडर में ना ड्यू डेट्स दिखती हैं, ड्यू डेट्स दिखती हैं। ड्यू डेट्स मतलब आज उठे, आज कितनी तारीख है, अच्छा उसकी जीएसटी का रिटर्न वो करना है, इसका इनकम टैक्स का ये करना है, उसका ये कंपनी का कंप्लायंस करवाना है, एक ऐसे टू डू लिस्ट अपने आप ही बन जाती है। क्यों? कंप्लायंसेस ही बहुत है, और उसी बात के तो पैसे लेने, उसी बात के तो पैसे ले रहे हैं। अगर हम लोग नहीं ध्यान रखेंगे तो और कौन ध्यान रखेगा? हमने तो सिंपल सर मतलब क्लाइंट्स की एक लिस्ट लगा रखी होती है, किस डेट पे किसका क्या काम करना है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। अगर मान लो वो स्किप हो गया, उसने तो मेरे पे डालना है, वो तो क्या कहेंगे सर सीए साहब ये तो आपकी ड्यूटी थी, हाँ लिटरली बाकी हमारी ड्यूटी थी, क्लियर। या फिर जहां पे होता है सर हमने सिस्टम ही पहले दिन से फिक्स बना रखे हैं कि ऑटोमेटिक रिमाइंडर चले जाते हैं पहले ही अपनी ओर से। आपकी डिपेंड करता है ना, जैसा वर्किंग आप अच्छा करेंगे उतना बर्डन कम फील करोगे। वैसी आदत है कि लास्ट डेट में सब काम करना है और है, फिर तो सर प्रेशराइज होएगा ही होएगा। तो आपको सर अगर जाना भी है, रिजाइन करना भी है, तो कम से कम एक फॉर्म फाइलिंग फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करके जाए, क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक स्पेशल नोटिस वाला जो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, क्लियर। एंड कौन से पेज पे आ गया आज हम, 10.8। ओके, सो टोटल कितने हैं यहाँ पे, 19 तक, तकरीबन 4 लेक्चर, 3 या 4 लेक्चर। कंटेंट है ना, कंटेंट आगे थोड़ा हार्ड है बीच बीच में, क्लियर। 3 से 4 लेक्चर लगेंगे क्योंकि मेन डिस्क्वालिफिकेशंस वाला टाइम लेगा थोड़ा सा, 1 लेक्चर तो उसी के ऊपर है। बाकी जितना भी करें अल्टीमेट आपको क्लियर होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए, दैट्स द मेन थिंग। लेक्चर से कोई फर्क नहीं है कि 1 लेक्चर कम ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। टाइम की कोई अपने पास ऐसी लिमिट नहीं है, कोई डेज की हमारे पास कोई लिमिट नहीं, क्लियर है, ठीक है जी। बाकी करते हैं सर कल नेक्स्ट लेक्चर।